नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु नमस्ते। सिंह फ्रॉम करियर काउंसलर्स इंडिया एक नए करियर टॉपिक करियर इन डेटा एनालिटिक्स के साथ उपस्थित हूँ। नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं सभी व्यूअर्स का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ परिचर्चा में भाग लेने वाले हैं यंग एंड डायनेमिक बिजनेस एनालिस्ट मिस्टर सुधांशु शर्मा। नमस्कार सुधांशु जी तथा स्वागत नमस्ते, थैंक यू। अभिनंदन। आज की इस परिचर्चा में आपका एक बार पुनः स्वागत। आपने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करी है तथा क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डेटा एनालिटिक्स में डबल मास्टर्स किया है। आपको डेटा एनालिस्ट के रूप में कार्य करते हुए करीबन 10 वर्षों का अनुभव है। आपने इंडिया तथा यूके में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है और वर्तमान में डबलिन आयरलैंड में पिछले 2.5 वर्षों से बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट के रूप में कार्यरत हैं। आप आगे भी अपने फील्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और एक डेटा साइंटिस्ट के रूप में अपने आप को देखना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अपने पैशन को फॉलो करेंगे और अपने ड्रीम को अचीव करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके इस पैशन एंड एक्सपीरियंस से हमारे दर्शक अवश्य ही लाभान्वित होंगे। सुधांशु जी, हमारे बहुत सारे जो लर्नर्स होते हैं वो विजुअल लर्नर्स होते हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए हम आज की इस परिचर्चा को पावर पॉइंट के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले मैं पावर पॉइंट को ऑन कर लेती हूँ और स्क्रीन शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले सुधांशु जी, हमारे व्यूअर्स यह जानना चाहेंगे कि डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा एनालिस्ट में क्या अंतर है? जी, तो डेटा एनालिटिक्स जो है, हम उसकी बात करते हैं तो डेटा एनालिटिक्स एक प्रोसेस है कि आपके पास एक डेटा सोर्स है, आप डेटा कहीं से लेते हैं, आप उसको किस तरीके से देखना चाहेंगे, किस तरीके से उसको अपने पास रखना चाहेंगे, उस पूरे प्रोसेस को समझना कि उसको फिर आगे, जैसे आपके पास डेटा है, जो आपकी अपर मैनेजमेंट में लोग हैं, वो सिर्फ डेटा नहीं देखना चाहते, उनको देखना है कि डेटा बेहतर बन रहा है या उसकी क्वालिटी नीचे जा रही है, वो सब। तो आप ये सारी इन्फॉर्मेशन किस तरीके से स्टोर करते हैं, किस तरीके से आप समझ के उन लोगों को समझाते हैं जिनको स्टेक होल्डर्स हम बोलते हैं, जिन्होंने एक्चुअली इन्वेस्टमेंट्स करी है उन चीज़ों में, उनको हम कैसे दिखाते हैं। ये पूरा एक प्रोसेस, इस चीज़ को समझना कि किस किस टाइप का स्टेक होल्डर क्या देखना चाहेगा, किस टाइप की कंपनी किस तरीके से एक्शन लेगी डेटा पर, उस पूरे प्रोसेस को समझने का जो काम होता है वो होता है आपका डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिस्ट फिर वो लोग हैं जो ये काम करके दिखाते हैं। हमें समझना होता है कि अब एक तरफ लोग होते हैं जो डेटा एक तरीके से खींच के स्टोर करने का काम करते हैं। हमें उनसे समझना होता है कि उन्होंने अपनी तरफ से क्या क्या समझ के डेटा को स्टोर किया। फिर हमें उस डेटा को समझकर आगे स्टेक होल्डर्स को, अलग अलग टीम्स में हो सकते हैं, अलग अलग लेवल पे हो सकते हैं, मैनेजर्स, उनके मैनेजर्स, डायरेक्टर्स, बोर्ड्स, उनको समझाना होता है कि ओके, आपकी कंपनी में ये सब हो रहा है। वो फिर उसके बेसिस पे वो एक्शन लेते हैं, वो समझते हैं कि ओके, यहाँ पे ये अच्छा है या बुरा है, तो उसके हिसाब से वो एक्शन ले पाते हैं। हमें उनको समझाना होता है। अब ये डेली हो सकता है कि हमें उनको रोज कुछ अपडेट्स देने हैं, कुछ अपडेट्स होते हैं जो हफ्तों में एक बार जाते हैं, कुछ होते हैं जो 3-3 महीने में, 6-6 महीने में एक बार जाते हैं। तो ये सब हमें धीरे धीरे स्ट्रक्चर आउट करना होता है। हमें समझना होता है कि कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट्स है। जैसा कि आपने बताया, मैंने यहाँ पे काफ़ी कंपनीज चेंज करी है। मैंने इंडिया में काम किया है, यूके बेस्ड कंपनीज में काम किया है, फिर अभी मैं डब्लिन में काम कर रहा हूँ। तो अलग अलग कंट्रीज में काम करने का एक तरीके से सबसे बड़ा फायदा यही था कि मुझे पता है कि किस तरीके से अलग अलग स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं और कैसे उसको मीट करना है। एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अगर आपको एक करियर बनाना है अपना एनालिटिक्स में। आपको अपना माइंड जो है उसको खोल के रखना होता है, एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से सोचना होता है कि हम कैसे हर स्टेक होल्डर की रिक्वायरमेंट्स मीट कर सके, और ऐसे ही धीरे धीरे करियर प्रोग्रेशन होता है इसमें। ओके, ग्रेट। आपने बहुत ही सिंपल शब्दों में दोनों के अंतर को बताया। अभी एक हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे कि
डेटा एनालिस्ट है वो काम क्या करता है? अगर हम साफ सुंदर भाषा में जी कहें तो उनके कार्य को थोड़ा बता दें। जी। सो जैसा इसमें स्लाइड में भी लिखा है, हमारा काम एक डेटा एनालिस्ट का काम होता है पहले तो समझना कि डेटा को किस तरीके से इकट्ठा करके स्टोर करके रखा जाए। स्टोर करने के ऑब्वियसली दो तरीके हैं, एक होता है कि कंपनी के पास रखा है, एक होता है कि क्लाउड पे स्टोर करा। वो कंपनी पे डिपेंड करता है किस तरीके से होगा। हमने एक बार डेटा स्टोर करा, फिर उसको किस तरीके से ऐसे रखना है कि कल को अगर कोई सिक्योरिटी ब्रीच होता है, हमारा डेटा लीक आउट होने से सीधा कस्टमर इंफॉर्मेशन हैकर्स के या जो भी डेटा ले रहे हैं उनके हाथ में ना चली जाए। तो किस तरीके से डेटा के अंदर आपस में रिलेशनशिप्स बनाने हैं कि हम उस डेटा को कभी भी जोड़ के एक्सेस कर सके, लेकिन किसी ने अगर हमारा डेटा चुराया है वो उसको हैक ना कर सके। ये सबसे मेन मतलब काम होता है एक डेटा एनालिस्ट का, टू मेक श्योर कि डेटा किसी भी हाल में सिक्योर्ड रहे। फिर नेक्स्ट प्रोसेस होता है एक डेटा एनालिस्ट का, टू मेक श्योर कि वो जो डेटा उसने सिक्योर करके प्रोटेक्ट करके रखा है, जिसको वो किसी भी तरीके से देख सकता है, इस डेटा को आगे स्टेक होल्डर्स को किस तरीके से दिखाना है, क्योंकि स्टेक होल्डर्स उस डेटा के बेसिस पे डिसीजंस लेते हैं। सपोज उन्हें पता चलता है कि उनकी सेल्स नीचे जा रही है और उनको एक रीजन पता है कि ये प्रॉब्लम हो रही है, तो वो उस रीजन पे स्पेसिफिकली मे बी अपने सेल्स वाले लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं, या फिर उस रीजन से रिलेटेड लाइक अगर वो रीजन प्रोडक्ट बेस्ड है कि ओके ये सर्टन प्रोडक्ट है जो हम बेचते हैं जो ठीक से काम नहीं करता, तो उस प्रोडक्ट को प्रॉब्ली रिकॉल कर सकते हैं। तो जो भी हम उनको एक्शन देंगे उसके सॉरी जो भी हम उनको डेटा देंगे उसके बेस पे वो एक्शन लेंगे। सो वी हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन जो है, हम पूरी इन्फॉर्मेशन अपर मैनेजमेंट को इस तरीके से दे कि वो उसको यूज करके आने वाले टाइम में एक्शन लेके अपने प्रॉफिट्स बना सके। ओके, ग्रेट। सुधांशु जी, मैं एक डेटा प्रोफेशनल के रूप में जानना चाहूंगी कि उनके क्या-क्या जॉब रोल्स होते हैं? तो मार्केट रिसर्च एनालिस्ट जैसे होते हैं, ये काम करते हैं जो एक तरीके से जिस जिस तरीके से आप एड्स देखते हैं, आप गूगल पे कुछ ढूंढ रहे हैं या फिर आप यूट्यूब पे एक वीडियो देख रहे हैं, तो आपके पास एक ऐड आएगी वीडियो देखने से पहले, है ना। तो उस वीडियो की जो ऐड आई है वो किस बेसिस पे आती है कि उनको पता है कि अच्छा आप सपोज आप घर बैठते हैं, आपको सपोज आपको एक्सरसाइज करना पसंद है, तो वो आपको दिखाएंगे कि आप एक्सरसाइज के लिए ये चीज़ें खरीद सकते हैं या फिर आप ये सप्लीमेंट ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट। तो वो है कि एक चीज़ होती है उसको कहते हैं मार्केट बास्केट एनालिसिस, कि वो समझते हैं एक आप यूज़र हैं, आपकी प्रोफाइल की आप क्या पसंद करते हैं, आपको क्या पहनना पसंद है, कैसा आपको खाना पसंद है, उस हिसाब से। तो जो मार्केट रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, इनका टारगेट होता है कि एक इंसान की यूज़र प्रोफाइल बनाए और उस यूजर प्रोफाइल के बेसिस पे उनको कैसे अलग अलग प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, जिस भी कंपनी में वो रहते हैं उसके हिसाब से। तो अगर जैसे मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वो इलेक्ट्रिसिटी और गैस और ब्रॉडबैंड जो यूटिलिटीज हैं वो बेचते हैं। तो मेरे को कैसे, अगर मैं इस कंपनी में मार्केट रिसर्च एनालिस्ट होता तो मुझे पता होता कि किसी ने अगर पिछले 1-2 महीने में गूगल करा है कि मेरे को अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर चेंज करने हैं, तो मैं उनको इंस्टाग्राम या फेसबुक पे अपनी कंपनी का ऐड देता, सो दैट उस पर क्लिक करके अब हम हमसे इलेक्ट्रिसिटी लेने की कोशिश करें। तो उसके आगे फिर डेटा साइंटिस्ट होते हैं जिनका प्योरली काम होता है डेटा एनालिसिस से एक लेवल ऊपर जाके काम करना। सो वो जैसे डेटा एनालिसिस जो काम एनालिस्ट जो काम करते हैं वो होता है एनालिसिस, एग्जिस्टिंग डेटा को समझना, समझ के स्टेक होल्डर्स और अपर मैनेजमेंट को दिखाना है कि कैसे काम हो रहा है। डेटा साइंटिस्ट का काम होता है कि वो सिर्फ ये नहीं दिखाएंगे कि काम कैसे हो रहा है या क्या करंट स्टेटस है, वो आगे फोरकास्ट कर सकते हैं कि हाँ इसके बेसिस पे हमें लग रहा है अगले 6 महीने में आपकी सेल्स और ऊपर जा सकती हैं, नीचे जा सकती हैं। वो थोड़े और हाई लेवल पे समझने की कोशिश करते हैं। ये वो चीज़ है जिसके लिए आपको एक रिसर्च एक्यूमेंट चाहिए, आपको अच्छे से अच्छे तरीके निकालने होंगे टू असिस्ट जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं। तो डेटा साइंटिस्ट का काम होता है थोड़ा सा एक हम थोड़ा सा एडवांस्ड, क्योंकि उस केस में उनको आगे फोकस करना है, उनको चीज़ें वो सिर्फ एक एस्पेक्ट से नहीं समझ सकते कि हमारे पास ये डेटा आ रहा है, उनको देखना होता है कि और चीज़ें क्या एस्पेक्ट है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जब कोविड स्टार्ट हुआ था, काफ़ी सारे डेटा साइंटिस्ट जो थे उन्होंने प्रिडिक्ट करा था पहले ही कि स्टॉक मार्केट अगले 4 महीने से 5 महीने नीचे गिरेगी, बट उसके बाद बूम आएगा। तो ये एक्चुअली हुआ, तो ये इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने एस्पेक्ट्स क्या कंसिडर करे कि लॉकडाउन हो सकता है, ये चीजें हो सकती हैं, और फिर उन्होंने अपने प्रेडिक्शंस के बेसिस पे बताया कि एक मतलब ऐसे मार्केट जाएगी, और वो एक्चुअली हुआ। तो ये डेटा साइंटिस्ट है। अगर इसी पॉइंट पे
इसके अगला जो हम देख रहे हैं डेटा एनालिस्ट, अगर सेम पॉइंट पे डेटा एनालिस्ट होता, वो साइड बाय साइड देखता है कि हाँ डेटा साइंटिस्ट ने बोला था कि ऐसे होगा और ऐसा हुआ या नहीं हुआ। तो डेटा एनालिस्ट होते हैं, उनका काम होता है सपोज कोई प्रेडिक्शन है, कोई फोकस है, उसको साइमल्टेनियसली चेक करते रहना और अपनी तरफ से अप टू डेट रिपोर्ट देना। डेटा साइंटिस्ट आगे का सोचते हैं। उसके बाद आते हैं आपके स्टेटिस्टिशियंस। स्टेटिस्टिशियंस आपके होते हैं जैसे वो प्योर नंबर बेस्ड आपको एनालिटिक्स देते हैं। होता वो भी एनालिसिस है, बट उस एनालिसिस में फिर आप चार्ट्स और वो सब प्रोवाइड नहीं करते स्टेक होल्डर्स को। इसमें आप सिंपल नंबर्स प्रोवाइड करते हो। जैसे एक कंसेप्ट है प्रोबेबिलिटी, कि एक चीज होने के कितने चांसेस है, कितने चांसेस नहीं है। अब एक स्टैटिस्टिशियन क्या करेगा, वो एक सिनारियो पकड़ेगा कि ठीक है ये होने का इतना चांस है, इतना नहीं। ये एक बेसिक एग्जांपल है, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं वो, लेकिन एक बेसिक एग्जांपल। वो सोचेगा कि इतना हम कर सकते हैं, ये हम नहीं कर सकते। फिर वो कहेगा अगर हम ये जो हम पोर्शन कर सकते हैं, इसके बेसिस पे हम आगे क्या क्या हो सकता है, या फिर जो हम नहीं कर पा रहे उसकी वजह से क्या क्या लॉस हो रहे हैं। जो स्टैटिस्टिशियन का काम होता है हर तरीके की एक प्रोबेबिलिटी निकालना कि ये होने के चांसेस है, फिर ये होने के चांसेस है, फिर ये होने के चांसेस है, और ऐसे में ही बहुत सारे सिनारियोस इकट्ठे क्रिएट करना। उसके बेसिस पे फिर वो आगे बता सकते हैं कि ये चीज हमारे एक हमारी मैनेजमेंट को चाहिए या नहीं चाहिए। बट ये चार्ट फोकस नहीं होते, ये होता है प्योर नंबर फोकस। जो इन्होंने बोला कि अच्छा सबसे अच्छी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो फिर वो देखते हैं कि वो इवेंट कंपनी को चाहिए कि नहीं चाहिए। तो वो इस तरीके से काम करते हैं। उसके बाद आपके बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट, ये वो पोजीशन है जिसपे मैं हूँ अभी 2.5 साल से। तो इसमें क्या है कि हम हमारा काम होता है, हम एक तरफ से डेटा समझते हैं, दूसरी तरफ से हम डेटा प्रोवाइड करते हैं। और हमने एक ऐसा ब्रिज बना रखा है डेटा स्टोरेज और जिनको डेटा एक्चुअली देखना है एंड में स्टेक होल्डर्स, उनके बीच में, कि किसी भी साइड पे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो हमें डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं एंड हम उनका आपस में समझा सकते हैं। बिकॉज एक साइड पे लोग होते हैं जिनको टेक्निकल नॉलेज है, एक साइड पे लोग हैं जिनको बिल्कुल भी टेक्निकल नॉलेज नहीं है लेकिन उनको बिजनेस नॉलेज है। हमारे केस में हमें दोनों साइड की नॉलेज चाहिए होती है। तो हम इनके बीच में एक जो बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट है, वो इनके बीच में एक ब्रिज बनाते हैं। फिर डेटा आर्किटेक्ट एंड डेटा इंजीनियर्स। डेटा आर्किटेक्ट और डेटा इंजीनियर्स जो होते हैं, ये थोड़े हद तक सिमिलर रोल्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमें एक ब्रिज चाहिए होता है बिटवीन जिन्होंने डेटा लिया है वर्सेस जिनको डेटा एंड में देखना है। तो जिन्होंने डेटा लिया होता है वो उस डेटा को किस तरीके से स्टोर करते हैं, किस तरीके से उसके अंदर स्ट्रक्चर्स बनाते हैं ताकि हम उसको इजीली एक्सेस कर सके। बट अगर कल को वो डेटा चोरी होता है या लीक होता है, तो वो डेटा जिसको मिला है वो डायरेक्टली किसी कस्टमर का इन्फॉर्मेशन ना ले सके। इसका एक सिंपल एग्जांपल है, सपोज आपके पास किसी कस्टमर के बैंक डिटेल्स और घर का एड्रेस सेव्ड है। कल को अगर आपका डेटा लीक हुआ, आपको नहीं चाहिए कि एक कस्टमर का डेटा लीक होते ही उसका नाम, बैंक डिटेल्स और घर का एड्रेस एक ही जगह पे दिख जाए, बिकॉज उस केस में तो जिसने भी हैक करा है वो उसका पूरा बैंक अकाउंट खाली कर देगा। तो डेटा इंजीनियर्स और डेटा आर्किटेक्ट्स जो होते हैं, इनका यही काम होता है। वो उनके एड्रेस के अंदर भी, आपने देखा होगा जैसे आप कोई भी ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, एड्रेस में एक जगह पे एड्रेस पूरा नहीं आता है, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3। तो इनका काम होता है कि वो अलग अलग ब्लॉक्स में स्टोर करना और फिर उसको दूर दूर इकट्ठा करके रखना, और फिर उसको कहीं पे दूर इकट्ठा करके उनके साथ एक सिंपल सी चीज होती है, एक पिन, उसको एसोसिएट कर देते हैं। उन पिन्स के बेसिस पे हम सब कुछ ज्वाइन करते हैं और फिर हम देख सकते हैं। तो ये जो किस तरीके से उसको तोड़ना है डेटा को, कि वो हमें समझ आ जाए बट कोई चुराता है तो उसको समझ में ना आए, ये वाली चीजें जो होती हैं डेटा आर्किटेक्ट्स और डेटा इंजीनियर्स सेटअप करते हैं। और लास्ट में आपका डेटा एडमिनिस्ट्रेटर आता है। डेटा एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो डेटा आर्किटेक्ट्स और डेटा इंजीनियर्स को एक बेस प्रोवाइड करता है कि आप इस टूल को यूज करो, इस टूल की ये कैपेबिलिटीज हैं, अगर आपको इससे ज्यादा कैपेबिलिटीज चाहिए तो आप मुझे बताओ, मैं फिर और कैपेबिलिटीज रिलीज करूंगा सो दैट वो डेटा जो है आप उसको बढ़ा सको। तो इसको स्केलेबिलिटी बोलते हैं सिंपल टर्म्स में, कि आप इस डेटा को आगे से आगे बढ़ा सको। तो डेटा एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है उसको बस ध्यान रखना है कि ये जो डेटा स्टोर करने का काम है और ये वाले प्रोसेस कभी रुके ना। ऐसा ना हो कि अचानक से अगर 1 लाख से 10 लाख कस्टमर्स हो गए तो उनका डेटा बेस ही क्रैश कर जाए। उसका काम होता है ही हैज टू मेक श्योर कि वो सब कुछ स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखे अपने पास। तो जैसे गुड एनालिटिकल स्टैटिस्टिकल डिसीजन मेकिंग ऑब्वियसली है, अगर आप आपका जैसे कहते हैं ना आई फॉर डिटेल, की मतलब आप कोई भी छोटी मोटी चीज पकड़ सकते हैं, वो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस के साथ आता है धीरे धीरे। तो जितनी जल्दी आप पकड़ सकते हैं कोई प्रॉब्लम्स और जितनी जल्दी आप समझ सकते हैं डेटा को, जैसे मैं बताया मैंने, मतलब
6 अलग अलग कंपनीज में काम किया है और सब बिल्कुल अलग डोमेन में थी, कोई यूटिलिटीज में, कोई बेटिंग में, फिर कोई इंश्योरेंस में थी ऐसे। तो उसमें यही चीज मेन रहती है कि जितनी जल्दी आप डेटा समझ सकते हो एज एन एनालिस्ट, ज्यादातर आपका काम नहीं होता डेटा को अंदर से पूरा समझना, आपका काम होता है कि ये इनपुट लिया, ये आउटपुट दे दिया। बट जितनी जल्दी आप समझोगे उतनी जल्दी आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी, आप समझोगे कि हाँ ये प्रॉब्लम अगर मुझे दिख रही है, बजाय इसके कि कोई स्टेक होल्डर पकड़े मैं समझ सकता हूँ क्या हुआ होगा, तो आप उसको पहले से जस्टिफाई करके रख सकते हो। आपके बिजनेस के लिए प्रॉब्लम्स बचती हैं। फिर आपकी क्रिएटिविटी, ऑब्वियसली जो मैंने आपको बताया, डैशबोर्ड बनाना और वो सब दिखाना ताकि स्टेक होल्डर्स के सामने सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे हो कि वो उसको सीधा यूज कर सके, तो ये तो बहुत जरूरी है। सेम चीज जो सेकंड नंबर पे है, डेटा विजुअलाइजेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। जैसे मैं बोला, विजुअलाइजेशन आपको डैशबोर्ड्स बनाना, ग्राफ्स बनाना आना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स जो मैंने पहले भी बोला था कि आपको एक ब्रिज के जैसे काम करना है टेक्निकल लोगों के बीच में और बिजनेस ओनर्स के बीच में, तो वो ऑब्वियसली बहुत जरूरी है। और वो धीरे धीरे इस रोल में आ ही जाता है। मतलब आप धीरे धीरे जब काम करना इस वाले फील्ड में स्टार्ट करोगे, आपको ऑब्वियसली आपकी स्टार्टिंग पोजीशन जो आपकी फर्स्ट पोजीशन होगी, इट वोंट बी कि आप डायरेक्टली वो ब्रिज बन गए हो। आपका काम होगा प्रॉब्ली आप एक इंटर्न हो या फिर आप उस टीम के एक मेंबर हो, फिर आप धीरे धीरे समझ के आगे आप खुद उस ब्रिज का एक पार्ट बन जाओगे। तो उसमें आपके कम्युनिकेशन स्किल्स साइड बाय साइड बहुत स्पीड से अच्छे भी होंगे। फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस। आज के टाइम पे ऑब्वियसली इंडिया में हर स्टेज पे आई थिंक स्कूल से ही अब तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो इसमें लिखा है जावा, सी प्लस प्लस और ये सब करवाना स्टार्ट कर देते हैं। ये ज़रूरी है। ये एग्जैक्टली आप ये लैंग्वेजेस आगे यूज नहीं करते, लेकिन इन लैंग्वेजेस में जो आपको अंडरलाइन कंसेप्ट सिखाए जाते हैं, स्पेशली सी प्लस प्लस में और जावा में, जो आपको अंडरलाइन कंसेप्ट सिखाते हैं, यही पूरा बेस बनता है आगे जाके आपके डेटा एनालिस्ट बनने का या डेटा साइंटिस्ट बनने का। तो ये बहुत ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर एडवांस वर्किंग नॉलेज ऑफ सीक्वल। सीक्वल आपकी मेन लैंग्वेज है। तो जैसे डेटा होता है, मैंने आपको बताया कि डेटा को एक स्ट्रक्चर में स्टोर करता है। स्ट्रक्चर डेटा को एक्सेस करने के लिए सीक्वल, जो एसक्यूएल लिखा है, एसक्यूएल का फुल फॉर्म ही स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। तो वो स्ट्रक्चर्ड डेटा को ही इनसाइड आउट एनालाइज करने के लिए और स्टडी करने के लिए होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फिर उसके बाद एक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, ये वो सब है जो आप धीरे धीरे गेन करोगे एज यू स्टार्ट वर्किंग इन द इंडस्ट्री। को 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, तो आप धीरे धीरे इस वाले पार्ट पे आ जाओगे। फिर रिजॉल्विंग क्वेरीज, राइटिंग रिपोर्ट्स एंड मेकिंग प्रेजेंटेशंस। तो क्वेरीज, आप किसी भी कंपनी में एज अ डेटा एनालिस्ट हो, सब एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको सब कुछ पता है आपके कंपनी के डेटा के बारे में। तो आपको कई बार होता है कि नहीं पता एग्जैक्टली, कंपनी से बहुत सारा डेटा आता है, तो किस तरीके से उसको समझ समझ के आप आगे काम कर सकते हो, किस तरीके से आपको कुछ चेंज करना है। कई बार होता है कि आपको नहीं समझ आ रहा हु इज़ द राइट पर्सन जिसके पास आपको पहुंचना है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पे जाना है, आपको किस तरीके से वो करना है। और फिर ऑब्वियसली एंड में एक चीज़ आती है कि आपको उनकी क्वेरीज जो, क्योंकि कई बार अपर मैनेजमेंट कुछ पूछती है, वो उनको खुद एग्जैक्टली पता नहीं होता कि क्या टर्म्स में पूछना है। तो आपको समझना चाहिए कि ओके, ये अगर ये पूछ रहे हैं तो इसको जिन्होंने डेटा स्टोर करा है टेक्निकल साइड वाले, उन्होंने किस तरीके से किया होगा। यस, ग्रेट। आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में की स्किल्स के बारे में बताया। अब हम जानना चाहेंगे कि एक डेटा एनालिस्ट बनने के लिए क्या-क्या स्टेप्स हैं? जी, पहला स्टेप तो जैसे इसमें है सिंपल कि अपनी स्कूलिंग ठीक से ख़त्म करो। उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम्स ऑब्वियसली, जिस भी इंस्टीट्यूट में आपका होता है, ट्राई टू गो फॉर आपका कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी, क्योंकि ये मतलब ऐसा नहीं है कि कोई अगर मैं बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो एक्चुअली जिन्होंने मैकेनिकल में या ईसी या ट्रिपल ई में इंजीनियरिंग करी थी या कुछ भी और करा था, और फिर उन्होंने मास्टर्स के टाइम पे एनरोल करा। बट टू गेट एक एक किक स्टार्ट जो आपको प्रोग्रामिंग के एस्पेक्ट में चाहिए, वो आपको कंप्यूटर साइंस और आईटी से मिल जाएगा। जितना मेरा ओपिनियन है, कौन सा कॉलेज है, लाइक इट्स नॉट 100% नेसेसरी कि आपको आईआईटी से ही करना है या कुछ ऐसे है। नहीं, आपको जहाँ से कंप्यूटर साइंस और आईटी में नॉलेज मिलती है, आपको वहाँ से नॉलेज लेनी चाहिए, क्योंकि वही आपके आगे जाके काम आएगा कंपनीज में। एक सर्टेन पॉइंट के बाद इट डजेंट मैटर कि आप कौन से कॉलेज से हो, इट मैटर्स कि आपको आता कितना है। मैं अपना ऑनेस्टली बताता हूँ, मैंने 12th खत्म करते ही मेरे कजन ब्रदर हैं, वो एक सीनियर डेटा साइंटिस्ट है एक कंपनी में। उन्होंने मेरी 12th खत्म होते ही मेरे कॉलेज एडमिशन के पहले मुझे बोला कि तेरे पास like, तू अभी कुछ नहीं कर रहा अगले 3-4 महीने, मेरी कंपनी में वो डेटा साइंटिस्ट है, तो मेरी उनकी फार्मास्यूटिकल्स की कंपनी थी, तो उन्होंने बोला कि मेरी कंपनी में ही एज अ डेटा इंटर्न काम करना स्टार्ट कर दे।
उस टाइम मुझे लगता था कि ये बहुत ज़्यादा बर्डन वाली चीज़ है कि मतलब मैं स्कूल भी करूँ, मैं एंट्रेंस की भी तैयारी करूँ, बट साइमल्टेनियसली वहाँ पे काम किया तो जब एक्चुअली कंपनीज हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट्स के लिए आई 4 साल बाद, मैं उस टाइम ऑलरेडी 3.5 साल काम कर चुका था उन प्रोग्राम्स पे जो कंपनीज उस टाइम बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाती हैं। तो थोड़ा सा हेड स्टार्ट लेना थोड़े से, तो मतलब मेरे कहने का मतलब मेन यही है कि एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह जैसे कर रहे हो उसके साथ में आप अपना भी पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह देख सकते हो। एंड कौन से कॉलेजेस में है उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप एक बार डिसाइड करो कि मेरे को ये करना है। जैसे हमने पीछे प्रोग्राम लैंग्वेजेस डिस्कस करी थी, सीक्वल, पाइथन, जावा, ये 3 लैंग्वेजेस हैं, कम से कम अगले 20 to 25 ईयर्स कहीं नहीं जा रही। तो ये 110% ये यहीं पे रहेंगी। जावा में भी हमारे लिए इतना ज़रूरी नहीं है डेटा एस्पेक्ट से, बट सीक्वल और पाइथन जो है वो एक ऐसा अपना बेस एस्टैब्लिश कर चुके हैं कि इसमें जो बंदा एक्सपर्ट है उसका करियर फॉर द नेक्स्ट 10 to 20 ईयर्स बहुत इजीली सेट है। तो तो आप ये एक चीज़ कहना है। और चाह रहे हैं कि बैचलर के साथ साथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि डेटा जी एनालिसिस बिल्कुल। के लिए इम्पोर्टेंट जी है वो भी करना चाहिए। इसके हाँ जी। साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन भी करना इम्पोर्टेंट है। पोस्ट ग्रेजुएशन इम्पॉर्टेंट नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने इसलिए प्रेफर किया था क्योंकि अ, मुझे एक सर्टेन मतलब मुझे एक पर्टिकुलर डोमेन में जाना था जिसमें मेरे को एग्जैक्ट सीखना था, और वैसे था। तो मतलब वो इतना ज़रूरी नहीं है, बट ऑब्वियसली अगर किसी को करना है तो आगे जाके डेटा एनालिटिक्स में मास्टर्स वो तो बेस्ट ऑप्शन है, बिकॉज वो बिल्कुल ही करियर स्पेसिफिक हो जाता है। तो वो एक बहुत अच्छा तरीका रहता है अपने करियर पाथ को एग्जैक्ट डायरेक्शन में लेके जाने का। बट वो इतना नेसेसरी नहीं है। नेसेसरी इज कि आप अपनी अगर बैचलर्स खत्म कर रहे हो, आपका एक प्रोग्रामिंग का बेस है, आप देखो कि एंट्री लेवल की डेटा एनालिस्ट की जॉब्स कौन सी कंपनीज ऑफर कर रही है। आपको आपकी फर्स्ट डेटा एनालिस्ट की जॉब चाहिए, जिसके बाद से आप हर वो चीज़ कर सकते हो जो आपको आगे करियर में करनी है। पर आपका जो मेन स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो हमेशा ये रहना चाहिए कि मैं अपनी फर्स्ट डेटा एनालिस्ट की जॉब कैसे लैंड करूँ। फर्स्ट डेटा एनालिस्ट की जॉब के लिए आपको बेसिक जो सीक्वल जिसकी बात कर रहे थे और पाइथन, वो दो चाहिए प्रोग्राम्स। ओके। तो अंडर ग्रेड में क्या क्या कोर्सेज हमारे लिए सुइटेबल रहेगा? इसमें आपका रहेगा बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, हम्म, बीटेक कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर बीटेक बिग डेटा एनालिटिक्स, बीटेक कंप्यूटर साइंस, सॉरी बीई कंप्यूटर साइंस, फिर आपका आप ये जो बैचलर ऑफ स्टेटिस्टिक्स है ये कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया स्टेटिस्टिशियन के लिए ये काफ़ी सही होगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी डेटा को जोड़ने की कैपेबिलिटीज बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी। मास्टर मैथमेटिक्स ऑब्वियसली ये काफ़ी सही होगा। और एमटेक, हाँ एमटेक आप कंप्यूटर साइंस या डेटा साइंस इंजीनियरिंग में अगर आप एमटेक करते हैं तो आप एक्चुअली डायरेक्टली डेटा आर्किटेक्ट और डेटा इंजीनियर वाली पोजीशंस के लिए जा सकते हैं, जो डेटा एनालिस्ट से एक लेवल ऊपर होती हैं। बट फिर उसमें एक छोटी सी देख, जैसे मेरा जो करियर ट्रैजेक्टरी था, मुझे एक उसमें छोटी प्रॉब्लम लगती थी कि मेरी स्टेक होल्डर्स के साथ जो मैनेजिंग स्किल्स हैं वो चली जाएगी, क्योंकि मैं कंप्लीटली टेक साइड पे रहूँगा। सो दैट्स द रीज़न कि मेरे को डेटा आर्किटेक्ट और इंजीनियरिंग वाली साइड पे जाने से बेटर लगता है कि मैं डेटा साइंटिस्ट और एनालिस्ट वाली साइड पे रहूँ। तो बट ऑब्वियसली डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग इसमें बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। फिर एमई बिग डेटा एनालिटिक्स, बिग डेटा जो है वो अभी इमर्जिंग है, मतलब अभी उस पर ज़्यादा लोग काम नहीं कर रहे, ज़्यादा लोगों को उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो इसमें अगर कोई अभी अपना बेस बनाता है एट अ यंग एज, तो मे बी इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स लाइक ये चीज़ भी बहुत बड़ी हो सकती है। लाइक ऑब्वियसली होगी, अभी हो रहा है, बट लाइक इन द नेक्स्ट 5 to 6 ईयर्स ये बिल्कुल एक्सप्लोर आउट कर जाएगा, तो वो बहुत प्रॉफिटेबल फील्ड होगी। ओके, ग्रेट। तो हमारे व्यूअर्स को कुछ पॉपुलर एग्जामिनेशंस के बारे में बताएं। जी, सो जेई में तो आपके लाइक जो एग्जाम्स अभी एंट्रेंस एग्जाम्स है इंडिया में, ये सारे है ही। कैट जैसे है, आप ऑब्वियसली आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है कैट और मैट में। सो अगर आप अपना कैट का एग्जाम लाइक इफ यू गेट अ गुड परसेंटाइल उसके अंदर, और उसके बेसिस पे आप एक अपना एप्टीट्यूड समझ सकते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड कि आप वे यू स्टैंड। मैम फिर मेन जैसे वही है कि ये सारे कॉलेजेस जो है काफ़ी मतलब रिप्यूटेड है, आईआईएम कलकत्ता और ये आईआईएससी बैंगलोर। मुझे पता है कि आईआईएम कलकत्ता की जो फैकल्टी है वो इंटरनेशनल उसके लिए भी एक वो रखती है कि
सो बेसिकली स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, जैसे बच्चे एक्चुअली बाहर की कंपनीज में 6-6 महीने की इंटर्नशिप्स वगैरह करके आते हैं, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। तो ये सब ऑब्वियसली रहता ही है, तो इंस्टीट्यूट ये ऑफर करते हैं। प्लस इन्हीं इंस्टीट्यूट्स में अगर आप देखो, कुछ में जैसे JNU दिल्ली में, और ये सेंट जेवियर्स जो है आपका मुंबई, ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं दे ऑफर आपका लाइक इन सेमेस्टर कोर्स करके एक होता है, जिसमें आप लाइक साइड साइड बाय साइड यू कैन इनिशिएट अपनी तरफ से एक डिप्लोमा इन अ वेरी स्पेसिफिक टॉपिक, जो आप एंड में ऑब्वियसली अपना रिसर्च प्रोजेक्ट भी दे सकते हैं। तो ये वाले कॉलेजेस तो मतलब ऑब्वियसली टॉप के कॉलेजेस है फॉर दिस। बट जैसा मैंने पहले भी बोला था, कॉलेजेस से ज़्यादा अगर आप एक अपना फ्लो मेंटेन करके रखते हैं, एंड आप समझते हैं कि आपको किस तरीके से करना है, आपको कौन से लैंग्वेजेस करनी है, जो मैंने स्पेसिफाई किया है SQL और पाइथन मेन है, वो सब करते हैं, और उसके बाद आपका इनमें से किसी कॉलेज में अगर एडमिशन होता है, तो आप बिल्कुल परफेक्ट डायरेक्शन में है टू हेड टुवर्ड्स बीइंग अ एनालिस्ट। ओके। एक डेटा एनालिस्ट की क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है? सो जैसे मैं बोला कि टेक्नोलॉजी टीम्स और मैनेजमेंट्स के साथ में, मैनेजमेंट टीम दोनों के साथ काम करना होता है, कि आपको एक ब्रिज बन के रहना है आप इन लोगों का, क्योंकि ये लोग जो बोल रहे हैं उनको नहीं पता कि स्टेक होल्डर क्या समझ रहा है। बिकॉज ये सुनने में बहुत अजीब सी चीज लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उनको समझ ही नहीं आ रहा, जो डेटा बना रहे हैं उनको समझ नहीं आ रहा है कि ऊपर डेटा में क्या दिखा रहे हैं, बट ये एक्चुअली होता है। और बहुत हैवीली होता है हमारी इंडस्ट्री में। फिर आपको उसका एक ब्रिज बनने वाला काम जो है, वो तो आपकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको दोनों साइड की नॉलेज होनी चाहिए, कम्युनिकेशन पता होना चाहिए कैसे करना है, आपको विजुअलाइजेशन पता होना चाहिए कि आप स्टेक होल्डर्स को दिखा सको सब कुछ ठीक से। और आपको दूसरी साइड आपको इतनी टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए कि आप जो डेवलपमेंट वाली टीम है, जो टेक्नोलॉजी वाली टीम्स है, उनको भी एग्जैक्टली बता सको कि ओके आपने यहाँ पे गलती कर दी है, तो हम इसको ठीक कर रहे हैं, या फिर आपसे हम ये चीज़ें और मांगेंगे, तो आपको रेडी करनी है। तो उसके बाद फिर माइनिंग डेटा, मतलब डेटा माइनिंग वही होता है कि आपको डेटा खींच के किस तरीके से उसको स्टोर करना है, किस तरीके से उसको अपने पास रखना है, कि जो मैंने बोला कि अगर वो कल को चोरी होता है, तो उससे एकदम से सारी इंफॉर्मेशन बाहर ना चली जाए। फिर डेटा क्लीनिंग एंड डाइसेक्टिंग डेटा। तो डेटा में कई बार आपके चीज़ें होती हैं जो आपको आपको ज़रूरी नहीं है, आपको चाहिए नहीं, या फिर गलत इन्फॉर्मेशन आ गई। सपोज मैं कहीं सेल करने गया, मैं किसी का फ़ोन नंबर अपने टैबलेट में स्टोर कर रहा हूँ, और मैंने गलती से गलत नंबर टाइप कर दिया, तो फिर बजाय इसके कि मैं उसको उस टाइम डिलीट करता हूँ, मैंने वहाँ पे एंटर करके उसको सेव कर दिया, और फिर मैंने एक नया एंट्री बना दिया। तो वो फालतू इन्फॉर्मेशन होगी जो हमें चाहिए नहीं, तो आप वो कैसे हटाएंगे? तो वो सब आपको पता होना चाहिए। कैसे आपको पहले से समझ आ जाना चाहिए कि ओके, एक अब इस केस में आपको पता होगा कि एक बंदे के नाम से सेम टाइम पे 2 एंट्री हो गई हैं, तो आपको पता होगा कि ये ऐसा है, तो आप एक ऐसा कोड लिखोगे जिसमें आप ध्यान रखोगे कि जहाँ पे भी एक ही टाइम के अंदर किसी एक नाम से 2 एंट्री हो रखी है, उसको अलग से दिखा दो, फिर आप देख सकते हो उनको हटाना है या नहीं हटाना। वैसे तो फिर उसके बाद एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स। तो ये आपका वही चीज़ आ गई कि आपको समझना है जो आप डेटा दिखा रहे हैं, आपको आगे स्टेक होल्डर्स को कैसे दिखाना है, और फिर उनको जो भी आपको दिखाना है। तो इसमें जो स्टेटिस्टिकल टूल्स लिखे हैं, ये वही चीज़ है जो मैं बोला था, सीक्वल और पाइथन जो मेन चीज़ें आज के टाइम पे यूज़ होती हैं। तो उनमें आप ऑब्वियसली आप देख सकते हैं आपको कितने लोगों की इंफॉर्मेशन दिखानी है, कैसे दिखाना है, क्या ज़रूरी है क्या नहीं है, तो वो सब कुछ आप वहाँ पे करते हैं। फिर आपका आता है पिन पॉइंटिंग ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स इन डेटा सेट्स। तो आपको समझना है कि ओके, हमने दिसंबर में इतनी सेल्स करी, जनवरी में सेल्स नीचे हो सकती हैं, क्योंकि लोगों के पास शायद लोगों ने क्रिसमस के टाइम पे अपने सारे पैसे खत्म कर दिया है कुछ ज़्यादा, आपको पता है कि ये हो सकता है। तो आपको अपनी कंपनी को पहले से इस चीज़ के लिए तैयार रखना है कि अगले महीने हो सकता है कि ये ऐसे हो जाए या वैसे हो जाए। तो ये चीज़ें समझना, फिर आपको डेटा के अंदर भी समझना है कि हाँ, हमने देखा है कि अच्छा, ये कोई हमारा सेल्समैन है जो हर 10 में से उसकी 6 सेल्स जो है वो पूरे तरीके से नहीं जाती, क्यों नहीं जाती? हो सकता है वो कुछ गड़बड़ कर रहा हो सकता है वो एंट्री ठीक से नहीं करता। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है, और आपको अब इसमें देखो, आपको कोई एक्शन नहीं लेना है, इस पे आपको समझना है, और आपको अच्छे से अच्छे तरीके से उसको मैनेजर्स को दिखाना है। फिर आगे वो डिसीजन लेंगे कि उस बंदे से कैसे डील करना है। बट आपको उन मैनेजर्स को ये पावर देनी है कि कल को अगर वो बोलता है कि नहीं, मैंने तो सब कुछ ठीक करा था,
तो वो मैनेजर्स दिखा सके कि नहीं, हमने देखा है कि डेटा में तो ऐसे दिखा रहा था और ये हमें दिख रहा है कि तेरा इतना खराब था, ये इतना ठीक था। तो आपका काम होता है टू मेक श्योर कि आप मैनेजर्स को एक कॉन्फिडेंस दे सको टू टेक एक्शंस। तो ये आपका लाइक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर ऑब्वियसली नई अपॉर्चुनिटीज देखना और प्रोसेस इंप्रूवमेंट, आप धीरे धीरे सब कुछ ऑटोमेटिक बनाने की कोशिश करते हो, जल्दी से जल्दी खत्म होने वाला, ताकि आप कंपनी की और ज्यादा से ज्यादा चीजों में पार्टिसिपेट कर सको। तो वो एक बहुत मतलब बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है इसका। फिर प्रोवाइडिंग डेटा रिपोर्ट्स, जो मैंने इसकी शुरुआत में ही बोला था कि आप कई बार आप स्ट्रैटेजी बनाते हो, आपको रिपोर्ट्स रोज देनी है या हफ्ते में एक बार देनी है या 3 महीने में एक बार देनी है, तो आप ये कैसे प्लान करते हो, ये सब आपको खुद समझना होता है। और एक जब आप एक कंपनी में ज्वाइन करोगे, धीरे धीरे 1 महीने 2 महीने 3 महीने में समझ जाओगे। और फिर डिजाइनिंग क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग डेटाबेसेस, तो अगेन जो मैंने बोला, जो स्टार्टिंग में डेटा आर्किटेक्ट्स और डेटा इंजीनियर्स का काम होता है, उनको भी हम एक पॉइंट तक असिस्ट करते हैं, क्योंकि हमें उनको समझाना होता है कि अब सपोज मैंने बताया था कि एक डेटा को बहुत सारे ब्लॉक्स में उन्होंने स्टोर कर दिया। अगर उन्होंने डेटा को इतने ज्यादा ब्लॉक्स में स्टोर कर दिया है कि उसको जोड़ना इम्पॉसिबल हो जाए, तो हमें उनको जाके बताना पड़ेगा कि नहीं, आपको थोड़ी चीजें पहले से जोड़ के रखनी होंगी, क्योंकि हमारे लिए यहाँ यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से बिजनेस को यहाँ यहाँ प्रॉब्लम होगी। तो इन चीजों का एक बैलेंस बनाना होता है, जो हमें समझने की कोशिश करनी होती है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो ऑन गोइंग है। जो तो उसके बाद फिर फिक्सिंग कोड प्रॉब्लम्स एंड डेटा रिलेटेड इश्यूज की, जो मैंने बताया था कि कभी भी कोई भी कंपनी में आपके पास आ सकता है कि मैंने आज से 4 साल पहले ये वाली रिपोर्ट बनानी शुरू करी थी, पर ये आज क्यों नहीं चल रही। तो ऐसी चीजें, तो वो तो एक छोटा सा पार्ट है जो हमेशा ही चलता रहता है इसमें। अभी हम व्यूअर्स को ये बताना चाहेंगे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ-कहाँ है? जी, सो जैसे इसमें हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ऑब्वियसली एज अ रिसर्च प्रोफेसर या फिर एक लाइक एज अ प्रोग्रामिंग टीचर, वो तो रहते ही हैं। बट और फिर जैसे इसमें रिटेल कंपनीज में हमेशा, क्योंकि वो हमेशा ये देखना चाहते हैं कि जो भी आपसे सामान खरीदने आ रहे हैं, वो कितना मतलब वो उनको और क्या बेच सकते हैं। तो यहाँ पे क्या रहता है कि जो मैंने आपको एक बात बोली थी, मार्केट बास्केट एनालिसिस स्टार्टिंग में, कि आपका एक कंज्यूमर प्रोफाइल है, उनको पता है कि ये चीजें करना पसंद है, तो कैसे वो करे। तो एक मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप कहीं से ब्रेड लेने जाते हो, जहाँ पे आप ब्रेड ले रहे हो उसके बिल्कुल साथ में वो बटर, उसके साथ में जैम, वो ब्रेड पे लगने वाली चीजों के स्टैंड रखते हैं, सो दैट किसी ने एक चीज ली है तो वो एक्सपेक्ट करेंगे कि बाकी की चीजें भी वो लेंगे। तो वो हो गया आपका, जहाँ पे जो मतलब एक बहुत बेसिक से लेवल का एग्जांपल, जहाँ पे रिटेल कंपनीज को डेटा एनालिस्ट काम आते हैं, तो डेटा एनालिस्ट बता सकते हैं कि इसने एक चीज ऐसे खरीदी थी, इसके बेसिस पे वो आगे और 10 चीजें क्या खरीद सकते हैं, इस टाइप का। फिर प्रोफेशनल सर्विसेज फर्म्स, कंसल्टेंसी फर्म्स, ऑब्वियसली वहाँ पे होता है इंश्योरेंस कंपनीज। मैंने लाइक मैं जैसे बताऊँ, मैंने इसमें प्रोफेशनल सर्विसेज जो है कंसल्टेंसी फर्म्स, इनमें काम किया है पहले स्टार्टिंग में जब मैं इंडिया में था। यहाँ पे आके मैंने इंश्योरेंस कंपनीज में काम किया है, जहाँ पे डेटा एनालिस्ट की ज़रूरत होती है। हमें समझना होता है कि कंपनीज, जैसे कंपनीज अलग अलग कंट्रीज में ऑपरेट करती है। मैंने एऑन इंश्योरेंस में काम किया था यहाँ पे। तो वो अलग अलग कंट्रीज में ऑपरेट करती है, तो हर कंट्री के लीगल रूल्स अलग होते हैं, डेटा स्टोर करने के प्रोसेस अलग होते हैं। अब वो यूरोप में हम लोग हैं अभी इस टाइम पे, तो यूरोप में एक चीज चली है, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, जिसको जीडीपीआर बोलते हैं। काफी न्यूज में रहा था ये थोड़ा टाइम पहले। तो उस टाइम पे किस तरीके से कंपनीज ने ध्यान रखा था कि उनका डेटा सिक्योर्ड रहे, तो उस पे काम करना। फिर फार्मास्यूटिकल कंपनीज, ऑब्वियसली फार्मास्यूटिकल कंपनी तो मेरी फर्स्ट कंपनी थी जिसमें मैंने फार्मास्यूटिकल्स में काम किया था। तो उस केस में रहता था कि कौन से ड्रग्स किस तरीके से मतलब कितने ड्रग्स ऐसे हैं जो रिएक्ट कर रहे हैं या मैल फंक्शन कर जाते हैं या कुछ ऐसे होता है। तो हर तरीके का डेटा, कितनी उनकी यूसेज होनी चाहिए, कितने उनके सेल्स होते हैं, किस तरीके से उनके सेल्स बढ़ते या घटते हैं सीजन्स के हिसाब से। जैसे अब एक सिंपल एग्जांपल ले लो, आप पैरासीटामोल की टैबलेट्स हैं, सर्दियों के टाइम पे जब सब लोग बीमार होते हैं या कोल्ड होता है सबको, तो ऑब्वियसली पैरासीटामोल की टैबलेट ज्यादा बिकेंगी एज कम्पेयर टू जब प्राइम गर्मियों वाला मौसम होता है। तो उस हिसाब से वो अपनी सेल्स और मैन्युफैक्चरिंग कैसे ऊपर नीचे करेंगे, तो उन चीज़ों में डेटा एनालिस्ट बहुत काम के होते हैं। फिर टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज, ऑब्वियसली जैसे एयरटेल वगैरह है, उनको अपनी यूजेज के हिसाब से देखना है। उनको पता है कि उनके कब कंज्यूमर्स सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा उनको कॉल सेंटर में कॉल करके बता रहे हैं। उसमें 50 तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि लोग अपने बिल नहीं पे कर पा रहे या प्रीपेड में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको पता रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ट्रैक करने के लिए उनको एक एनालिस्ट
की उनको एनालिस्ट की टीम चाहिए जो एक्चुअली देख सके कि किस किस प्रॉब्लम से सबसे ज्यादा कंज्यूमर्स उनके परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जो कंज्यूमर्स परेशान हो रहे हैं वो छोड़ के जा सकते हैं, तो कैसे उसको मेंटेन करके रखना है। फिर आईटी फर्म्स ऑब्वियसली, फिर कंसल्टेंसी फर्म्स, पीडब्ल्यूसी, एफडीएम, केपीएमजी, ये तो वो कंपनीज हैं जो लिटरली एनालिस्ट्स एज अ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कि आप पीडब्ल्यूसी में और फिर पीडब्ल्यूसी के क्लाइंट्स के पास जाके आप उनके डेटा स्ट्रक्चर्स एनालाइज कर रहे हो और फिर उनका सब कुछ सेट कर रहे हो। तो ये सब तो रहता ही है। फिर गवर्नमेंट सर्विसेज और मीडिया ऑब्वियसली, हर वे में मतलब हर तरीके की इंडस्ट्री में एक डेटा एनालिस्ट की जरूरत है आज के टाइम पे, बिकॉज हमारे पास एक कैपेबिलिटी है जो आज से 20 साल पहले नहीं थी। हम हर चीज से डेटा जनरेट कर सकते हैं, हम हर चीज का डेटा स्टोर करते हैं। एक सिंपल सीसीटीवी कैमरा से आप इतना डेटा जनरेट कर सकते हो आज के टाइम पे। अगर आपको एक सीसीटीवी कैमरा में एक दिन में 10,000 लोगों की शक्लें दिख रही हैं, और आपके पास उन सबके आधार कार्ड्स हैं, आप एक्चुअली एक एक बंदे की एक्टिविटी ट्रैक कर सकते हो बिना टेंशन में आए कि ओके फिर उनमें से कौन से बंदे हुए जिनके पास आधार कार्ड नहीं है। एक सिंपल सी चीज है जो आप ऐसे आप कैमरे के आगे बैठ के देख नहीं सकते, बट आपकी मशीन्स जो है वो समझ सकती है, मशीन्स इजीली देख सकती हैं कि इन 10,000 शक्लों में से ये 6 फेसेस है जो हमने कभी भी नहीं देखे, जो हमारे आधार कार्ड के डेटाबेस में है ही नहीं। इट्स सो सिंपल, और ये सारा जो सिंप्लिसिटी और सब कुछ ज्वाइन करके समझने वाली चीज है जो आप इंसान नहीं कर सकते, हम इंसान नहीं कर सकते, मशीन्स कर सकती है। इन मशीन्स को डिजाइन करना, इन मशीन्स को ये चीज सिखाने वाला काम जो है वो अगेन डेटा एनालिस्ट करते हैं। इसलिए डेटा एनालिस्ट की आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो सिर्फ बढ़ती ही रहेंगी। और मतलब यही हुआ है पिछले 10-15 साल में, जब डेटा एनालिस्ट एकदम से पिक्चर में आया है डेटा एनालिसिस और एकदम से बूम हुआ है इंडस्ट्री में। वो यही रीजन है कि डेटा स्टोर करने की हमारी कैपेबिलिटी इतनी ज्यादा हो गई है कि हमारे पास एनालाइज करने वाले लोग कम हुए हैं। ओके, तो आपका कहना है कि डेटा एनालिस्ट जो है वो हर प्रोफेशन में, हर जॉब फील्ड में इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली तो अभी जी। हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि टॉप रिक्रूटर्स जो हैं वो कौन से हैं जो डेटा एनालिस्ट रिक्रूट करते हैं, हायर करते हैं। जी, तो इसमें जैसे आप देख सकते हैं सबसे ऊपर अमेजोन, फ्लिपकार्ट है। तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट आप दोनों देख सकते हैं कंज्यूमर बेस्ड है, कि कितने कस्टमर्स आएंगे और कितने लोग इनके प्लेटफॉर्म से चीजें खरीदेंगे। इसीलिए ये टॉप पे है, क्योंकि जितने ज्यादा आपको, अब आप एक कंज्यूमर हो, आपकी जो मैंने बोला एक प्रोफाइल बन गई, उस प्रोफाइल के बेस पे आपको और सामान बेचना है और सामान बेचना है, तो वो चाहते हैं कि वो वाला जो मॉडल है जिसमें किसी की प्रोफाइल बनी है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए ताकि वो और सामान खरीद सके। तो ऑब्वियसली इसमें सबसे ऊपर ये कंपनीज देखना कोई मतलब हैरानी की बात नहीं है। फिर उसके बाद याहू आपका ऑब्वियसली सर्च इंजन है, पर याहू का फाइनेंस, तो याहू जो है आजकल एक ऑब्वियसली सर्च इंजन में गूगल सबसे ऊपर आ गया है, नो डाउट। तो याहू फाइनेंस और वो सब करता है। तो फाइनेंस में कंसल्टेंसी, कॉग्निजेंट कंसल्टेंसी, टीसीएस कंसल्टेंसी, एक्सेंचर, तो ये सारे कंसल्टेंसी फर्म्स हैं जो बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फिर जैसे नीचे आप देख सकते हैं नोवार्टिस, लिंक्डइन, ये वो हैं जो अपनी इंटरनल एनालिटिक्स के लिए डेटा एनालिस्ट को हायर करते हैं। तो इनको अपने खुद के प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करना है। बट इन सब चीज़ों में आप एक चीज़ जो कॉमन देखेंगे इन सारी कंपनीज में, ये सब के सब जो है प्रोडक्ट बेस्ड है। कुछ के प्रोडक्ट अमेजोन वगैरह में जैसे फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं, बट उनका अमेजोन एक अमेजोन का जैसे प्राइम वीडियो है, प्राइम इज अ प्रोडक्ट जिसको वो आगे बेचना चाहते हैं। तो उनको ये जितनी भी चीजें हैं बेसिकली ये सब एक तरीके से दुकानदार है जो आगे सब कुछ बेचना चाहते हैं, और उनको हर चीज में वो समझना चाहते हैं कि लोग ऐसा हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं जिससे हम और लोगों को रीच आउट कर सके, और उस एक्सपेक्टेशन को हाईलाइट करके इन कंपनीज को समझाने वाला जो काम है वो पूरा डेटा एनालिस्ट करते हैं। ग्रेट। तो सुधांशु जी, आपने हमारे व्यूअर्स को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। उम्मीद है कि उनके लिए यह परिचर्चा बहुत उपयोगी रहेगी। अगर हमारे व्यूअर्स कुछ और विशेष जानना चाहते हैं तो हमें 9109548885 पे कॉल कर सकते हैं, या फिर हमें अपने क्वेरीज को ईमेल कर सकते हैं careercounselorsindia@gmail.com पर, या फिर आप हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर कि आपको समय समय पर नई जानकारी मिलेगी। सुधांशु जी, आपने आज की परिचर्चा में बहुत सारा कुछ हमें बताया, बहुत विस्तार में बताया,
आप हमारे व्यूअर्स को कुछ मैसेज देना चाहेंगे 2 शब्दों में? ज़रूर। पहले तो थैंक यू, आपने मेरे को इस चीज़ के लिए बुलाया। मेरे को हमेशा से अच्छा लगता है कि जब मैं किसी को समझा सकूं कि किस तरीके से करना है, क्योंकि जब मैंने शुरू किया था मेरे को इतनी गाइडेंस नहीं थी, तो मैंने हर तरफ हर तरीके के रोल्स, मैंने बहुत सारे अलग अलग डेटा एनालिस्ट के रोल्स भी करे थे जिसमें मेरे को चीज़ें समझ नहीं आती थी शुरू में। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था एंड पे। और लाइक जो आगे एस्पायर कर रहे हैं डेटा एनालिस्ट बनने के लिए और इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, उनके लिए मैं कहूँगा एक तो ऑल द बेस्ट। इस फील्ड में काफ़ी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है अगर आप एक यंग एज पे उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को कैपिटलाइज करना चाहो जो मैंने मेंशन किया पहले भी, जैसे सीक्वल और पाइथन और डेटा विजुअलाइजेशन जो इसमें एक चीज़ बोली है। तो आप लिटरली आप कितना बहुत आगे जा सकते हैं इस चीज़ में। और एज आई सेड, अगले 20 से 30 साल ये चीज़ कहीं नहीं जा रही, डेटा एनालिटिक्स और अंडरस्टैंडिंग की डेटा को कैसे यूज़ करना है, क्योंकि हमारे पास पहले इतना डेटा है कि हम उसको अभी तक पूरे तरीके से खोल के समझ नहीं पाए हैं। और ये चीज़ सिर्फ बढ़ ही रही है टाइम के साथ। आपके फ़ोन से लेके आपकी घड़ी, आप कहीं पैदल चल रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, सब कुछ स्टोर हो रहा है, सब कुछ वहाँ पे पड़ा है, कोई प्रोसेस नहीं कर पा रहा। तो जितना आप इस फील्ड में सोच सकते हैं उससे बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप तो हाँ, ऑल द बेस्ट इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए। आपने अपना कीमती वक़्त दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। On behalf थैंक of यू। Career Counselors India, all the very best for your थैंक यू। bright and successful future.